हेलो एवरीवन, दिस इज अ वन क्वेश्चन अ डे सीरीज। और आज का जो हमने टॉपिक पिक कर रहे हैं आज से इंडियन सोसाइटी, या हम कई बार इसको बोल देते हैं सोशल इश्यूज। तो ये टॉपिक अगले 5 दिनों तक आपका चलता रहेगा। तो हमने इंडियन सोसाइटी को देखना है, GS1 का एक पोर्शन है। और इंडियन सोसाइटी की आप देखिए ब्यूटी क्या है कि बहुत लिमिटेड और कन्फाइंड सिलेबस है। अगर आप GS1 के अन्य सब्जेक्ट्स को देखेंगे, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया भी है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, कल्चर भी है, हिमाचल की इतनी पेचीदा और बहुत बड़ी डाइवर्स हिस्ट्री है, ज्योग्राफी के अंदर ज्योग्राफी भी है और डिजास्टर मैनेजमेंट भी है। इंडियन सोसाइटी बहुत छोटा सा एक टॉपिक है, लेकिन इससे जो क्वेश्चंस आते हैं वो तकरीबन उतने आते हैं जितने हिस्ट्री और ज्योग्राफी से आते हैं। तो मींस की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है कि अगर हम इस एरिया को अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो इसमें से क्वेश्चन की मात्रा बहुत अधिक है, उसके करस्पॉन्डिंग सिलेबस बहुत कम है, टॉपिक्स बहुत लिमिटेड है। दूसरी बात, हमें ऐसे राइटिंग के अंदर एक ऐसे 101% इंडियन सोसाइटी के ऊपर आता है। तो इंडियन सोसाइटी गांधीयन थॉट एथिक्स से कनेक्टेड से टॉपिक है। तो रिटर्न वाइज ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जो लोग मेंस को स्मार्टली अप्रोच करते हैं, जिन लोगों की रैंक भी आती है, तो उन्होंने ऐसा नहीं है कि मेहनत वाइज किसी विद्यार्थी से ज्यादा मेहनत करी है, उन्होंने स्मार्टली चीजों को अप्रोच किया। तो इसलिए हमने इंडियन सोसाइटी में देखना है कि इसको अगर हम मेंस की डेडिकेटेड तैयारी कर रहे हैं तो इंडियन सोसाइटी को जरूर अप्रोच करेंगे, है ना। और बाकी चीजें चाहे लेफ्ट राइट हो जाए, छोड़ के जाना अफोर्ड कर सकते हैं। कुछ मैं एरियाज आपको बताऊंगा, जैसे स्पेस, इंडियन सोसाइटी, GS3 के अंदर एग्रीकल्चर, GS3 के अंदर एनर्जी, इनमें से बहुत कम सिलेबस से बहुत अच्छे मार्क्स की वेटेज के क्वेश्चन आते हैं। तो इन एरियाज को कभी मत छोड़ के जाओ, ये मेरा आप लोगों को रिकमेंडेशन भी रहेगा। ऑलराइट, चलो स्विफ्टली एक बार इसके सिलेबस को गो थ्रू कर लेते हैं कि जो कमीशन ने सिलेबस प्रपोज किया, GS1 का एस्पेक्ट है। पहला टॉपिक है सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। इसी सीरीज वन क्वेश्चन एडी सीरीज को और अच्छा इंडियन सोसाइटी में आपको पकड़ और अच्छी कब होगी, जब आप मेरी यही यूट्यूब पे या आपके पोर्टल के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन की सीरीज सोसाइटी की देखेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन में हमने रोजाना 2 से 3 सवाल डिस्कस करने इंडियन सोसाइटी के। तो अगर हम 5 दिन देखेंगे तो 10 से 15 सवाल डिस्कस होंगे। अगर आप 15 सवाल इंडियन सोसाइटी के अच्छे से पढ़ गए तो आपके इंडियन सोसाइटी उन्हीं 15 सवाल के आसपास से सवाल मेंस के अंदर आ जाएगा। बहुत हेल्पफुल होगा, अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, आंसर राइटिंग आ जाएगी आप लोगों को। तो इन सारे बेनिफिट्स का फायदा उठाइए आप लोग। ऑलराइट, चलो तो सेलिंग फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी में हम देखते हैं कि इंडियन सोसाइटी के कई सारे एस्पेक्ट्स हैं। उन सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। मुख्य एस्पेक्ट है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे एक सवाल पहले आया भी हुआ है, इसको हम लोग पिक करेंगे। आज जो हमने क्वेश्चन डिस्कस करना है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी के ऊपर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया था, उसी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले। उसके अलावा सेकंड टॉपिक है सोशल इंस्टीट्यूशन। मींस सोशल मींस समाज, समाज की व्यवस्था कैसे करी है। हिंदुस्तान के समाज की हम यहां बात करें, हिंदुस्तान के समाज में एक बहुत अहम हिस्सा है, जैसे हमारे हिमाचल में आप देखेंगे फैमिली सिस्टम पे बहुत फोकस है। फैमिली बहुत क्लोज ग्रुप रहता है, बड़ा अच्छे से यूनाइटेड ग्रुप रहता है। ये केवल हिमाचल में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ये कल्चर आप देखोगे, फैमिली कल्चर बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसलिए आप देखोगे फैमिली में ज्वाइंट फैमिली कल्चर बहुत ज्यादा है। इवन अभी तक ये सिस्टम सस्टेन कर रहा है अप टू एटलीस्ट इन द रूरल एरियाज। ठीक है, तो फैमिली सिस्टम है। मैरिज सिस्टम, की मैरिज अपने आप में एक व्यवस्था है, क्योंकि आज से अगर आप 10,000 साल पहले देखो तो हो सकता है समाज में भी मैरिज एज अ सिस्टम स्टैब्लिश नहीं हुआ, कि व्यक्ति जो है ट्राइबल की फॉर्म में रह रहा है तो महिलाएं अलग रह रही हैं, मेल अलग रह रहे हैं। ठीक है, तो मैरिज एज अ सिस्टम, एक एज अ इंस्टीट्यूशन इवॉल्व होना, डेवलप होना और वेल स्टैब्लिश होना, ठीक है, तो वो भी एक अपनी व्यवस्था है अपने आप में। किंगशिप, नाते रिश्तेदार की केवल फैमिली ही नहीं है, हमारी मौसी भी हैं, चाचा भी हैं, ताया भी हैं। ठीक है, तो हमारा फैमिली सिस्टम भी स्टैब्लिश के साथ साथ किंगशिप है ना। और हमारी जब शादी होती है तो शादी के बाद जो इन लॉज हैं वो भी अपने आप में हमारी एक किंगशिप का सिस्टम है, एक्सटेंडेड फैमिली इसको बोला जा सकता है। तो ये भी व्यवस्था है समाज की। फिर हम देखते हैं कि धर्म अपने आप में एक व्यवस्था है, कि लोगों को अगर आपने स्ट्रीमलाइन रखना है थॉट प्रोसेस वाइज, और उनको आज से 5,000 साल पहले जब धर्म की स्थापना हुई होगी, तो हम देखते हैं धर्म क्या कर रहा है, समाज में कोऑर्डिनेशन का काम, पीसफुल एंड हार्मनी एग्जिस्टेंस को बढ़ावा देने का काम, और लोगों के बिहेवियर को रेगुलेट करने का काम कर रहा है। ताकि लोग जो है, जैसे धर्म में बोला गया कि भाई चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, ये सारी चीजें क्यों करी, क्योंकि उस टाइम पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा जाता था धर्म के द्वारा। तो लोगों को हर चीज पाप और पुण्य के साथ रिलेट कर दिया। तो धर्म एक व्यवस्था है समाज की। तो रिलीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ऐसी है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। अभी तक हमने समाज का ऑर्डर देखा, अब हम देखते हैं इकोनॉमिक
किस प्रकार से डाइवर्सिफिकेशन किया। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का एक प्रोसेस है कि लोगों के रोल को डिफाइन कर दिया कि अगर पुरुषों में, क्योंकि पहले पुरुष ही इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज थे, तो एक वर्ग होगा जो लड़ाई करने जाएगा जिसको क्षत्रिय बोल दिया, एक वर्ग होगा जो समाज में ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेड का काम करेगा, एक वर्ग है जो उस टाइम पे धर्म को स्थापित रखेगा, तो प्रीस्ट एक क्लास बनाई। तो इस तरह से हमने एक वर्ग है जो आज के टाइम पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुरीतियां आने के बाद अनटचेबल बोल दिया, शूद्र बोल दिया। अदरवाइज वो अपने इतने सारे उसके अंदर अलग अलग स्किलफुल है ना, स्किलफुल जॉब है, ज्वेलरी है, अगर गोल्ड स्मिथ है, ब्लैक स्मिथ है, बार्बर्स है, टेलर्स है, तो स्किलफुल जॉब्स है, तो इन लोगों का भी काम है। तो ये भी समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो स्किलफुल है। तो इस तरह से समाज की व्यवस्था के ऊपर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो अगर आपने सोसाइटी में ग्रिप करनी है तो इसके ऊपर आपका बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। ऑलराइट, इससे ऐसे भी आते हैं बहुत अच्छे। अब देखो, समाज की एक व्यवस्था है, यहाँ पे लिखी नहीं है सिलेबस में, मैं आपको बता देता हूं। एक व्यवस्था है पेट्रियार्की। अब पेट्रियार्की के साथ आप क्या देखेंगे कि हिंदुस्तान के समाज में पर्टिकुलरली, वैसे हर समाज में पेट्रियार्की कॉमन है, हिंदुस्तान में आज भी कंटिन्यू हो रही है। जो नेशन डेवलप्ड हो चुके हैं वहां पे ये शायद ये मानसिकता है अपने आप में पेट्रियार्की, पुरुष प्रधान समाज जिसको हम बोलते हैं, तो वहां पे ये खत्म हो चुकी है। जो आज भी डेवलपिंग है, अंडर डेवलप्ड है, गल्फ नेशंस है, वहां पेट्रियार्की आज भी एग्जिस्टेंस में है। तो पेट्रियार्की है तो आज हमारे को स्ट्रिक्टली इतना बड़ा सिलेबस में डालना पड़ा कि भाई विमेन के साथ जातियां हुई है, विमेन के इतने सारे राइट्स हैं जिनका हनन हुआ है, तो इतनी सारी जो प्रोटेक्शन स्कीम्स हैं, पॉलिसीज हैं, वो सब विमेन के लिए बन रही है। इसलिए सोसाइटी का इतना इंपॉर्टेंट एक पोर्शन विमेन को डेडिकेटेड है, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर आप सेक्स रेशियो वाइज या प्रपोर्शन वाइज देखेंगे तकरीबन 50% महिलाएं हैं। तो अगर 50% वर्ग आपका डाउन ट्रॉडन है, इन इक्वल अनइक्वल है, और जिसको ग्रोथ एंड बेनिफिट्स के फ्रूट्स नहीं रीप किए जा पा रहे, तो उस वर्ग को अपलिफ्ट करना है, तभी तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे, तभी तो हम इंक्लूसिव ग्रोथ और पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस की बात करेंगे। तो इस पूरे वर्ग को अपलिफ्ट करने के लिए इतनी सारी पॉलिसीज और स्कीम्स वुमेन की बनाई है, और इसको सिलेबस में एक्सप्लिसिटली जगह देनी पड़ी। आप देखो कितना डिटेल्ड में इस टॉपिक को जगह दी गई है। तो जो सिलेबस है वो आपके समाज की भी रिफ्लेक्शन है ये। ऑलराइट, चाइल्ड राइट एंड एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सोसाइटी का, तो इसके ऊपर भी एक टॉपिक है हमारा। लास्टली है डिफरेंटली एबल्ड व्यक्ति जो है वो भी हमारे समाज का एक अहम हिस्सा है, तो वो भी यहीं पे ही आता है। एक जो इन्होंने एक्सप्लिसिटली सिलेबस में मेंशन नहीं किया, इसके अंदर से डिराइव्ड है, सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी इज ट्राइबल। ट्राइबल के ऊपर आप देखोगे बहुत अधिक सवाल है। पिछले साल का अगर आप 2020 का पेपर देखेंगे, ट्राइबल से बहुत सवाल आए हुए। ठीक है, तो ट्राइबल भी क्योंकि सोसाइटी का ही एक अहम हिस्सा है, तो उसके ऊपर सवाल आते हैं। ऊपर से हिमाचल के अंदर आप देखेंगे तो ट्राइबल का प्रपोर्शन भी है, और कुछ एक डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे इनकी तादाद ज्यादा है, तो उसकी वजह से ट्राइबल भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इंडियन सोसाइटी का सेलिएंट एस्पेक्ट है, मुख्य फीचर है। तो इन सब को मिला के इंडियन सोसाइटी का सिलेबस बना है, कन्फाइंड है, बहुत अधिक नहीं है, अप्रोचेबल है। 10 दिन के जैसे हम अपने लेक्चर्स कितने हैं, हमारे 11 लेक्चर्स हैं इंडियन सोसाइटी पर, पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से कवर्ड है। तो इसी तरीके से कहीं पर भी आप पढ़ें या स्वयं भी पढ़ें तो इंडियन सोसाइटी इजी टू अप्रोच है। दिक्कत क्या है, 11वीं और 12वीं की दो ही क्लास में एनसीईआरटीज है इंडियन सोसाइटी की, वो नींव रख लेती हैं इंडियन सोसाइटी की, उसके ऊपर आपने गवर्नमेंट की पॉलिसीज पढ़नी होती है। मैं प्रमोट नहीं करता कोई और अन्य आप किताब इंडियन सोसाइटी के लिए पढ़िए, तो इतना ही इंडियन सोसाइटी को आप अप्रोच करेंगे। चलो क्विकली सवाल को देख लेते हैं आज के। अच्छा, पहला सवाल जो आज हमने पिक करना है, डेट इज द डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ यूनिटी। अब देखिए थोड़ा सा सवाल पेचीदा बनाया था, यूनिटी ऑफ एलिमेंट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्योंकि हमें पता है कि हमारे समाज में डाइवर्सिटी है, तो ये पूछ रहा है कि कौन से वो तत्व हैं जो इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी यूनिटी को पकड़ के रखे। डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, और इन तत्वों ने जिन्होंने इतनी डाइवर्सिटी को बांध के पिरो के रखा है, इन्होंने नेशनल आइडेंटिटी को कैसे प्रमोट किया। तो ये कीवर्ड है, तो हमने कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले। एक कीवर्ड है हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एक कीवर्ड है हमारा नेशनल आइडेंटिटी। तो इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे, डायरेक्टिव सिंपल है, डिस्क्राइब है, डिस्क्राइब में हमने इन्हीं को जो है विस्तार में बताना होता है चीजों को। ऑलराइट, तो इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में आप इस जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इससे एग्री करेंगे, आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हिंदुस्तान का जो समाज है इसमें डाइवर्सिटी है। पहला एग्रीमेंट यूनिटी का नहीं होगा, पहला एग्रीमेंट होगा जी डाइवर्सिटी है, फिर होगा हाँ जी इस डाइवर्सिटी को पिरो के कैसे बांधा गया उसको मैं बताता हूं विस्तार में। तो इंट्रोडक्शन विल बी कि हिंदुस्तान में क्योंकि अब इतनी सारी डाइवर्सिटी का जब हम लेक्चर लेते हैं तो हम बताते हैं इतनी सारी डाइवर्सिटी का जो बेस है वो ज्योग्राफिकल है,
क्योंकि हिंदुस्तान में इतने सारे जोग्राफिकल फीचर्स हैं जिसकी वजह से इतने सारे अलग अलग प्रकार के समाज पैदा हो जाते हैं। समाज का मतलब है इतने प्रकार के अलग अलग छोटे छोटे कल्चरल यूनिट, सोसाइटल यूनिट पैदा हो जाती है कि जो केरला का समाज होगा वो लेह लद्दाख के समाज और आपके लाहौल स्पीति के समाज से अलग होगा, क्योंकि दोनों की लोकेशन, जोग्राफी अलग है, टोपोग्राफी अलग है, उनकी लोकेशन अलग है, वहां के क्लाइमेट अलग है। ठीक है, तो इसकी वजह से समाज अलग बन जाते हैं। जब समाज अलग बन जाते हैं तो भाषा उस समाज का एक अहम हिस्सा है, तो वो धीरे धीरे भाषा अलग ढंग से वहां पे इवॉल्व होती है। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो हम देखेंगे हाँ जी, हिंदुस्तान के समाज में बहुत प्रकार की डाइवर्सिटी है जिसका मुख्य आधार हमारी ज्योग्राफी और उनका इतिहास है, जिसकी वजह से डाइवर्सिटी पनपी है। और कौन सी डाइवर्सिटी है? आप बोलोगे हिंदुस्तान में जो डाइवर्सिटी है वो भाषा के आधार पर, लिंगुअल शब्द देखो, लिंगुअल के आधार पे है, वो रेसेस के आधार पे। आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी ज्योग्राफी एंड सोसाइटी, तो आपको पता है कि मोंगलॉइड भी है, नेग्रोइड भी है, आर्यंस भी हैं। तो लिंगुअल डाइवर्सिटी है, आपको पता है रेशियल है, आपको पता है रिलीजन के आधार पे भी डाइवर्सिटी है। पहले कभी हिंदुइज्म होता था और इतने लंबे समय तक लोग हिंदुस्तान में आते रहे, तो इस्लाम भी आया, क्रिश्चियनिटी भी आई, बुद्धिज्म ने यहाँ जन्म लिया, सिखिज्म ने यहाँ जन्म लिया। तो ये जो हमारे इंडिया के जो नॉर्थ प्लेन्स हैं, जिनको क्रेडल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड रिलीजन बोला जाता है, तो उसकी वजह से रिलीजियस डाइवर्सिटी भी है। इन सब के चलते हुए फाइनली हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी ने भी जन्म ले लिया और हिंदुस्तान में इतनी सारी प्रकार की डाइवर्सिटी रह रही है। पहला एग्रीमेंट, डाइवर्सिटी रहती है और डाइवर्सिटी का बेस है ज्योग्राफी और हिस्टोरिकल एवोल्यूशन। बिल्कुल बात ठीक हो गई। अब बताओगे जी ये डाइवर्सिटी एक साथ रहती है, इस चीज पे एग्रीमेंट करो। आप बोलोगे हाँ जी यूनिटी तो है। कहते हैं जी कैसे है? बोलो कि हम बताते हैं विस्तार में किस प्रकार की यूनिटी है। तो यूनिटी जो है, अभी आपने बोला ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, अब आप एलिमेंट ऑफ यूनिटी बता रहे हो जो बांध के रख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान को, तो वो है ज्योग्राफिकल यूनिटी। अब आप ज्योग्राफिकल यूनिटी कैसे? पूरा हिंदुस्तान तो आप बोलोगे कि कहीं पे हिमालय की पर्वत श्रृंखला है, तो कहीं पे पठारी इलाका है साउथ इंडिया का, तो कहीं पे कोस्टल प्लेन्स है, तो कहीं पे डेजर्ट है। तो ज्योग्राफिकल यूनिटी कहां होगी? अब देखो ज्योग्राफिकली हमेशा से एक शब्द बोला जाता था, भारत। ठीक है, भारत कोई एक अपने आप में जनरली जहां पे एक राजा रूल करता था उसी को स्टेट बोला जाता है। ठीक है, स्टेट के कॉन्सेप्ट से आप वाकिफ है, लेकिन हिंदुस्तान के लिए वर्ड यूज किया जा रहा है भारत, भारतवर्ष। राजा यहां पे हजार हैं, लेकिन सबको मिला के क्या बोला जा रहा है? भारत। तो हमारे जहन में, हमारी किताबों में, हमारे लिटरेचर में ये बात बार बार बोली गई है कि ये एक भारतवर्ष है, हिंदुस्तान है। ठीक है, सिंध से हिंद आया, हिंद से हिंदुस्तान आया, तो हिंदुस्तान है, भारत है। तो इसलिए क्योंकि हमारे जहन में ये था, जब नेशनल स्ट्रगल भी हुआ तो भारत माता का चित्र बना। ठीक है, तो उसका बहुत बड़ा रोल है कि ज्योग्राफिकली हमने ये माना कि हिंदकुश पहाड़ से लेके, हिमालय से लेके और हमारे अरेबियन और बे ऑफ बंगाल के अंदर की जो भूमि है वो एक देश है, चाहे राजा उसमें हजार हैं लेकिन देश एक ही है। ठीक है, जब आप देखो जब ब्रिटिश भी छोड़ के गए तो 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट हैं ब्रिटिश के रहते रहते। और उस समय का आप समाज सोचो कि उस समय का पॉलिटिकल सिचुएशन इमेजिन करो, 1000 साल पहले क्या सिचुएशन रही होगी। 1500-2000 राज्य रहे होंगे, लेकिन सब भारत का हिस्सा माने जाते थे। तो मींस हमारे जहन में ये फीड किया गया इतने लंबे समय तक लिटरेचर के द्वारा, कल्चर के द्वारा, कि भारतवर्ष एक ही जन्म, एक ही भूमि है। ऑलराइट, और भारतवर्ष को हम कैसे व्याख्यान करते थे कि हिंद कुश से लेके, हिमालय से लेके, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, जो बेसिकली मैं बोलता हूं ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर के एक हिस्से को भारतवर्ष बोला गया। और आज भी हम ज्योग्राफी में शब्द क्या यूज करते हैं? इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट के अंदर हम पाकिस्तान को भी इंक्लूड कर लेते हैं, मालदीव्स को भी कर लेते हैं, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश को भी इंक्लूड करते थे और श्रीलंका को भी इंक्लूड करते थे। इंडियन सब कॉन्टिनेंट एज अ कल्चरल यूनिट बोलते हैं, एज अ ज्योग्राफिकल यूनिट बोलते हैं। ऑलराइट, तो ये हमारी जो साइकी क्रिएट की गई है, ये लंबे समय का इतिहास रहा है। तो इसलिए तो कौन से यूनिटी के वो एलिमेंट है जो इतनी डाइवर्सिटी को पिरो रहे हैं? ये जो भारतवर्ष शब्द है ये पिरो के रखता है। ठीक है, फिर पूछते हैं कि और अभी आपने बोला रिलीजियस डाइवर्सिटी है, आज शब्द लिख दिया रिलीजियस यूनिटी। तो आप देखो हिंदुइज्म द मेजर डोमिनेंट रिलीजन, और अभी भी 80% हिंदुस्तान में हिंदू लोग रहते हैं। तो नॉर्थ टू साउथ हिंदुओं के जो फेस्टिवल्स हैं, जो रिलीजन की किताबें हैं, जो रामायण है, जो महाभारत है, जो भगवान है, चाहे जो है शिवजी कहीं पे सोमनाथ के रूप में पूजे जाएं या कहीं पे किसी और नाम से पूजे जाएं,
तो उनके मूल जो आपके जो 3 गॉड्स रहेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश जिसको बोलते हैं, तो उनके अलग अलग नामों से पूरे हिंदुस्तान में उनके रिइंकार्नेशन है। ठीक है, तो वहीं पे तमिलनाडु में जो है मदुराई का टेम्पल भी है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो गॉड है, रिलीजियस यूनिटी मींस जो आपके गॉड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, जो आपका लिटरेचर है, रामायण महाभारत पूरे हिंदुस्तान में सेलिब्रेट हो रहा है, रामलीला पूरे हिंदुस्तान में सेलिब्रेट हो रही है। तो ये रिलीजियस यूनिटी का एग्जाम्पल भी है कि ऑल्दो कि इंडिया में इतने सारे रिलीजन रह रहे हैं, लेकिन जो मेजोरिटी रिलीजन है वो नॉर्थ टू साउथ एक ही है, वो चंक्स में नहीं बटा हुआ रिलीजियस रिलीजन हिंदुस्तान में। ऑलराइट, थर्ड जो यूनिटी प्रमोट हुई है हिंदुस्तान में वो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी। इसको समझिए, कोई भी राष्ट्र पॉलिटिकली यूनाइटेड होता है, एडमिनिस्ट्रेटिवली यूनाइट होता है। इतने सारे राजाओं होने के बाद भी पॉलिटिकल यूनिटी हम कैसे शब्द बोल रहे हैं? समय समय पे भारत में इतने बड़े राजाओं ने राज चलाया, राजकाल देखा, मौर्यन एम्पायर, अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य और समुद्रगुप्त था, और उसके बाद हम देखते हैं जब अलाउद्दीन खिलजी का राज आया, जब मुगल्स आए, जब ब्रिटिश आए, तो इन्होंने पॉलिटिकली यूनाइट करके रखा देश को। साथ ही साथ इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी की बात करी है, ब्यूरोक्रेसी इंट्रोड्यूस हुई है। या अगर हमारे अकबर के टाइम पे अगर आप देखोगे, मुगल्स के टाइम पे मनसबदारी सिस्टम प्रमोट हुआ है, तो मींस एडमिनिस्ट्रेटिवली कार्यकाज की है ना, राज्य कार्यकाल की जो भाषा है, जो उनका तरीका है, वो पूरे हिंदुस्तान में एक रहा। ब्रिटिश का एक तरीका रहा, तो इन्होंने पॉलिटिकली के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिवली पूरे हिंदुस्तान को कनेक्ट किया है। तो एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिट एक जैसी होनी चाहिए, तभी आपको लगता है आप एक राष्ट्र का हिस्सा हो। तो ये सारी चीजें हमें जोड़ रही थी, ये सारी चीजें कन्याकुमारी को JNK से जोड़ रही हैं, कश्मीर से जोड़ रही हैं, ये सारी चीजें बंगाल को गुजरात से जोड़ रही हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी आई है, पॉलिटिकल यूनिटी आई है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज योर कल्चरल यूनिटी। अभी हमने बोला इतने सारे कल्चरल यूनिट है, और फिर हम बोल रहे हैं कल्चरल यूनिटी भी है। बिल्कुल, क्योंकि आपके जो त्योहार हैं, होली पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है, कल्चर का पार्ट है। अगर आप देखेंगे आपकी दिवाली पूरे हिंदुस्तान में बनाई जा रही है, फेस्टिवल्स पूरे हिंदुस्तान में। आपके कल्चर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है मैरिज सिस्टम, आपके शादी के रीति रिवाज पूरे हिंदुस्तान में एक जैसे। आपके जो 16 संस्कार होते हैं हमारे, वो संस्कार हर जगह एक जैसे हैं। तो मीन्स जो हमारे तरीके हैं, रिचुअल्स हैं, जो कस्टम्स हैं, वो पूरे हिंदुस्तान के एक जैसे हैं। तो कल्चरली हम एक जैसे हैं। ऑलराइट, अगर आपका कास्ट सिस्टम कल्चरल यूनिटी का एग्जांपल है, कास्ट सिस्टम थ्रू आउट द इंडिया एक है, तो एक टाइप के ये यूनिटी का भी काम करता है थ्रू आउट द इंडिया। तो इस तरह से कल्चरली भी हम एक हैं। तो इतनी सारी डाइवर्सिटी के बाद ये वो तत्व हैं जो हमें जोड़ के रखते हैं। लास्ट हमने बोला जब हमने संविधान बनाया, तो हमने देखा इस हिंदुस्तान में इतने सारे प्रकार की डाइवर्सिटी है, तो हमने संविधान में कुछ ऐसे प्रोविजन डाले जिसकी वजह से ये डाइवर्सिटी इकट्ठी रहे, ये टूटे ना। तो हमने क्या डाला? हमने देखा यहां धर्म बहुत ज्यादा है, तो हम एक धर्म को प्रमोट नहीं कर सकते। हमने शब्द लिखा सेकुलरिज्म। तो सेकुलरिज्म पूरे हिंदुस्तान को बांटता नहीं है, जोड़ता है। तो ये डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने का तरीका है। फिर हमने देखा कि हिंदुस्तान में हजारों कल्चरल यूनिट है। हिंदुस्तान में लोग गुजराती भी बोलते हैं, कन्नड़ भी बोलते हैं और बंगाली भी बोलते हैं, और इन सबके रहन सहन के तरीके अलग हैं। अगर हम इनको पूरा एक ही कंट्री बना दें और एक जैसा रहन सहन का तरीका प्रमोट करें, तो ये लोग एक जैसे नहीं रहेंगे, तो इनकी ये डाइवर्सिटी भी खत्म हो जाएगी और ये नाराज भी रहेंगे सरकार से। तो हमने कॉन्सेप्ट दिया फेडरलिज्म का। तो हमने कहा आप अपनी स्टेट को अपने मुताबिक, आपको फेडरलिज्म में हमने 61 सब्जेक्ट दिए स्टेट को, हमने बोला अपने मुताबिक आपको जैसा लगता है वैसे चलाओ, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो फेडरलिज्म बोला जाता है। आपका एग्रीकल्चर, क्योंकि हर स्टेट का अलग होगा, आपके फॉरेस्ट अलग हैं, आपके वाटर के इश्यूज अलग हैं, आपका एजुकेशन का तरीका अलग है, आपकी भाषा अलग है। तो भाषा को भी हमने लिंगुअल डाइवर्सिटी को भी अकोमोडेट किया और हर राज्य को उसकी राज्य भाषा रखने का अधिकार दिया और बोला कि आप अपने राज्य का काम, जैसे हमारे हिमाचल के अंदर हिंदी चलेगी, केरला में मलयालम चलेगी। तो हमने वो आजादी दी, वो फ्री हैंड दिया। इस फ्री हैंड को देने से लोगों ने सोचा देश टूटेगा, देश टूटा नहीं और मजबूत हो गया, क्योंकि आप उस देश में रह रहे हो जहां आपकी बात को समझा जा रहा है, जगह दी जा रही है, एकोमोडेशन। इसलिए मैं बोलता हूं डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट एकोमोडेटिंग द डाइवर्सिटी। इस लाइन को याद रख लो, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट एकोमोडेटिंग द डाइवर्सिटी। तो ये अरेंजमेंट करके दिया हमने, फेडरलिज्म दिया हमने, सेकुलरिज्म दिया हमने, अधिकार दिए हमने, राइट्स दिए। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट किया हमने, इस अरेंजमेंट ने हमारी यूनिटी को बढ़ावा दिया डाइवर्सिटी होने के बावजूद। अगर मैं बोलता कि पूरे हिंदुस्तान में एक ही भाषा होनी चाहिए पूरे हिंदुस्तान की, आज तक हमारी कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है
वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे भाषाएं इतनी सारी, हम नेशनल लैंग्वेज प्रमोट ही नहीं कर सकते कोई एक, नहीं तो देश बिखरने लगेगा। अगर हम यूनिफॉर्मिटी, शब्द देखो, यूनिफॉर्मिटी को प्रमोट करेंगे, डाइवर्सिटी वाले लोग नाराज हो जाएंगे, आपका देश बिखर जाएगा। आप डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करो, एकोमोडेट करो। देखो, अप्रिशिएट करो, एकोमोडेट करो, कंजर्व करने की कोशिश करो। तो अप्रिशिएट करना है डाइवर्सिटी को, एकोमोडेट करना है और कंजर्व करने की कोशिश करनी है, इन शब्दों का इस्तेमाल करो। ठीक है, तो ये शब्दों को जगह दी गई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ऑलराइट, तो ऐसे इसका आंसर फ्रेम होना था कि पहले हाँ जी डाइवर्सिटी है इस प्रकार से है, हाँ जी यूनिटी है इस प्रकार से, यही पूछा गया। फिर से रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को कि क्या जो हमने कंटेंट दिया क्या वो जस्टिस हुआ क्वेश्चन के साथ। डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड हाउ दे हैव कंट्रीब्यूटेड इन नेशनल बिल्डिंग। नेशनल बिल्डिंग में कैसे, क्योंकि जो मैंने बोला नेशनल का क्या मतलब है कि कश्मीर वाला और केरला वाला भी बोले कि हम एक ही देश का हिस्सा हैं। वो कब बोलोगे, जब आप उसका मान सम्मान रखोगे, जब आप उसकी डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करोगे। जो मैंने बोला कि हमने डाइवर्सिटी को एकोमोडेट किया, हमने कंजर्व किया, ठीक है, तो इस तरह से अप्रिशिएट किया डाइवर्सिटी को। तो इंडिया के लिए क्या शब्द बोला जाता है, इंडिया इज अ, शब्द देखो, सैलेड बाउल। सैलेड बाउल मीन्स आपके सैलेड बाउल में गाजर भी है, मूली भी है और आपके टोमेटो भी है, तो अलग अलग डाइवर्सिटी है, खीरा भी रखा हुआ है, तो हर किसी की अपनी एक इंडिविजुअलिटी मेंटेन है और रहे एक ही बाउल के अंदर रहे। यूएसए इज अ मेल्टिंग पॉट। मेल्टिंग पॉट का मतलब होता है कि सब पिघल के एक हो जाना। तो हमारा कॉन्सेप्ट है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अमेरिका कॉन्सेप्ट है यूनिटी इन यूनिफॉर्मिटी। पूरा अमेरिका अंग्रेजी बोलता है और अमेरिका के अंदर जर्मन भी है, आयरिश भी है, स्पेनिश भी है, फ्रेंच भी है। तो इतनी सारी भाषाओं को एक कर दिया अंग्रेजी, हमने नहीं किया। वी आर सैलेड बाउल, अमेरिका इज अ मेल्टिंग पॉट। तो इस प्रकार के शब्दावली का आप इस्तेमाल करोगे स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए। ऑलराइट, तो इतना ही आज का करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे, हमने जो टॉपिक पिक करना है सोशल इंस्टीट्यूशन से हम लोग पिक करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से स्टार्ट होगा। ऑलराइट, चलो, थैंक्स अ लॉट।